नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का नतीजा सबके सामने आ चुका है। बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन महायुति प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बरकरार रखने में कामयाब रहा है। महायुति को जितनी सीटें आई उसकी कल्पना शायद ही किसी ने कभी की होगी। खासकर बीजेपी का अब तक का यह बेस्ट प्रदर्शन महाराष्ट्र में दिखाई दिया है। बीजेपी 132 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी तो बनी ही, साथ ही बीजेपी का एक कद्दावर नेता इस चुनाव में सबसे बड़ा चाणक्य बनकर उभरा है। नाम है देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस ने आखिर कैसे महाराष्ट्र का यह पूरा सियासी गेम चेंज कर दिया और कैसे महाराष्ट्र का यह एकलव्य सियासत का नया चाणक्य बन गया है, यह खास रिपोर्ट देखिए। तेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। अभिमन्यु की सुपरहिट रणनीति, महाराष्ट्र में एनडीए की ग्रैंड विक्ट्री। रिजल्ट ने सबको चौंकाया, 34 साल का रिकॉर्ड भी टूटा। महायुति कैसे पहुंचा 230 पार, अघाड़ी को कैसे मिली करारी हार। ऐसी हार जिसकी कल्पना शायद ही महाविकास अघाड़ी में शामिल किसी दल के किसी नेता ने सपने में भी नहीं की होगी। ऐसी जीत जिसकी उम्मीद शायद ही महायुति की किसी पार्टी के नेताओं को रही होगी। शनिवार को हर किसी की निगाहें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पर टिकी हुई थी। जैसे जैसे नतीजे आते गए तस्वीरें साफ होती गई और जब रिजल्ट पर से पूरा पर्दा हटा तो हर कोई हैरान रह गया। आज महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है। और साथियों, आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। नतीजा एक तरफा महायुति के पक्ष में था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का नंबर सबसे ज्यादा आया। चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक महायुति में शामिल सभी दलों को मिलाकर आंकड़ा 235 पर पहुंच गया है। वहीं महाविकास अघाड़ी में शामिल दल महज 50 सीटों पर सिमट कर रह गए, जबकि सिर्फ 3 सीट अन्य के खाते में गई। पार्टी वाइज नतीजा देखें तो 149 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी को जबरदस्त तरीके से 132 सीटें मिली। वहीं 81 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी की सहयोगी शिवसेना 57 सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि 59 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाले अजित पवार की एनसीपी 41 सीट जीतने में सफल रही, जबकि महायुति में शामिल अन्य दल भी 5 सीट जीतने में कामयाब रहे। इधर महाविकास अघाड़ी में सबसे ज्यादा 101 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस के खाते में महज 16 सीटें आई। वहीं 95 सीटों पर लड़ने वाली शिवसेना यूबीटी के हिस्से में 20 सीटें आई। सबसे तगड़ा झटका शरद पवार को लगा, जिनकी पार्टी एनसीपी शरद 86 सीटों पर लड़कर महज 10 सीटें ही जीत पाई। इन सब के अलावा महाविकास अघाड़ी में शामिल अन्य छोटे दल 4 सीट जीतने में कामयाब रहे। आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र में अब की बार जनता ने एक तरफा वोट किया। आंकड़ों से साफ पता चलता है बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए यानी महायुति की महाराष्ट्र में महाजीत हुई है। हमारे 200 से ज्यादा सीटें आएगी, वो आज खरा साबित हुआ है। इसका भी मुझे गर्व है कि ये जनता की आवाज है, ये जनता की सरकार है और जनता की सरकार जनता के भले के लिए ये सरकार है। महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। मैं विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों का, लाडले भाइयों का, लाडले किसानों का, सभी का
बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लाडली बहनों ने तो बहुत आशीर्वाद हमको दिया है, जिसके कारण हम लोग निश्चित रूप से एक अच्छा विजय यहाँ पर संपन्न कर पाए। शपथ महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेला देतो। पुन्हा एकदा मतदार बंधू भगिनींचं, सर्वांचं, मीडियाचं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट, सर्वांचं मी मनापासून आभार मानतो, मनापासून धन्यवाद देतो। धन्यवाद। महाराष्ट्र में महायुति की जीत कितनी अभूतपूर्व है, कितनी प्रचंड है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि विपक्ष की किसी भी पार्टी को इतनी सीट तक नहीं मिली कि वो आधिकारिक तौर पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल कर सके। इतना ही नहीं, बीजेपी के लिए भी अब की बार का रिजल्ट इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी का यह अब तक का बेस्ट प्रदर्शन है। पिछले 34 साल के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो पहली बार किसी पार्टी को 125 सीट हाथ लगी है। इससे पहले साल 1990 में कांग्रेस पार्टी को 141 सीट हाथ लगी थी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो 100 सीटों के पार जा चुकी है। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक 100 के अंदर ही हुआ करते थे, लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी खुद के दम पर अकेले लड़ी और 122 सीट उन्होंने वहां पर जीती। उसके बाद साल 2019 में अविभाजित शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 105 सीटें मिली। इस बार तीनों पार्टियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और 125 से भी ज्यादा सीटें अब उनके हाथ लगी है। और बीजेपी की इस ग्रैंड विक्ट्री का शिल्पकार बनकर उभरे हैं देवेंद्र फडणवीस। इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अरे अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन में, अभी पूरा आसमान बाकी है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी। मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापिस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। महायुति की बम्पर जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस के इस बयान के आखिर मायने क्या हैं? आखिर खुद को अभिमन्यु बताकर फडणवीस किसे क्या संदेश देना चाह रहे हैं, तो ये भी समझ लीजिए। माना जा रहा है कि फडणवीस ने शरद पवार को सीधा मैसेज दिया है, साथ ही उद्धव ठाकरे को भी अपनी सियासी ताकत से अवगत कराया है। दरअसल 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जब बारी सरकार बनाने की आई थी, तब उद्धव ठाकरे ने खुद को सीएम बनाने की मांग पर अड़कर बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को अधर में लटका दिया था। कई दिनों तक उद्धव ठाकरे अपनी जिद पर अड़े रहे और बीजेपी जब उनकी मांग पर राजी नहीं हुई तो उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया था। इस दौरान प्रदेश में 11 दिनों तक राष्ट्रपति शासन भी लागू रहा। इसके बाद फडणवीस ने एनसीपी के अजित पवार को अपने साथ लाकर 23 नवंबर 2019 को सीएम पद की शपथ ली थी, लेकिन शरद पवार की सहमति नहीं होने की वजह से महज 3 दिन में ही फडणवीस को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिससे बीजेपी की सरकार गिर गई। फडणवीस का सियासी गम यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद फडणवीस के सियासी मंसूबों पर पानी फेरते हुए शरद पवार ने उद्धव ठाकरे की अविभाजित शिवसेना और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाया और उसके बैनर तले प्रदेश में सरकार बना ली, जिसके मुखिया बने उद्धव ठाकरे। फडणवीस तभी से शरद पवार और उद्धव ठाकरे को अपना सबसे बड़ा सियासी दुश्मन मानते आ रहे हैं। इसी का नतीजा रहा कि जून 2022 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और उसके ठीक 1 साल बाद जुलाई 2023 में शरद पवार की एनसीपी में दो फाड़ कराने में फडणवीस ने अहम भूमिका निभाई। इस दौरान फडणवीस ने अपना सियासी कद तब और बढ़ा लिया जब एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया तो फडणवीस ने उनके अंदर डेप्यूटी सीएम बनने की आलाकमान के फरमान को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। जबकि फडणवीस इससे पहले 5 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। ऐसे में ये अपने आप में पार्टी के लिए उनके त्याग और समर्पण की कहानी भी बयां करता है। अपने सियासी स्ट्रोक से फडणवीस ने न सिर्फ तब अपनी सियासी धैर्य का परिचय दिया था, बल्कि एक तीर से उद्धव ठाकरे और शरद पवार को भी सियासत की जंग में बुरी तरह जख्मी कर दिया और इस बार का नतीजा तो अपने आप में अलग ही कहानी बयां कर रहा है।
असली नकली में मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा वाली जो शिवसेना है, शिवसेना भाजपा की गठबंधन वाली जो शिवसेना है, एक विचारधारा वाली शिवसेना आज लोगों ने तय कर लिया है। कौन है, मैंडेट दिया है लोगों ने, लेकिन जनता की अदालत में जाने के बाद उनको भी दिखाया है और हमें भी दिखाया है। एक प्रकार से लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया। लोगों ने एकनाथ शिंदे जी को रियल शिवसेना के रूप में स्वीकार कर लिया है। बाला साहब ठाकरे की हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है, उसकी लेजिटिमसी ये एकनाथ शिंदे जी को मिली है और जो मूल एनसीपी है उसकी लेजिटिमसी अजित पवार जी को मिली है। महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेचं महायुतीच्या वतीनं व्यक्तिशः माझ्या वतीनं मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो, मनापासून आभार मानतो। लाडकी बहिणा म्हणजे गेम चेंजरच ती योजना झाली। अंडर करंट असा का बहिणींनी दाखवला की मी सगळे उताने पडले, सगळे आडवे झाले। एक माझं स्वतःचं स्पष्ट मत आहे, प्रत्येकाची वेगवेगळी मतं असू शकतात। इन सब के पीछे देवेंद्र फडणवीस की बड़ी सियासी रणनीति मानी जा रही है। देवेंद्र फडणवीस आजादी के बाद महाराष्ट्र के सियासी इतिहास में दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। इससे पहले 70 के दशक में वसंतराव नाईक ही अपना टर्म पूरा कर पाए थे। ऐसा करिश्मा महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार भी नहीं कर पाए हैं, जो कि 4 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इतना ही नहीं, इस बार के चुनाव नतीजे ये भी बताते हैं कि फडणवीस ने अजित पवार को भी सियासी तौर पर सेट कर दिया है। साथ ही बीजेपी को इतनी सीट दिलाकर फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को भी बैकफुट पर ला दिया। इसके अलावा फडणवीस ने अपने दिल्ली हाईकमान को भी ये संदेश दे दिया कि महाराष्ट्र में इस वक्त उनसे बड़ा नेता कोई नहीं, लिहाजा उन्हें ही सीएम बनाया जाए। दरअसल हाल के दिनों में कहा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस की दिल्ली हाईकमान से नहीं बन रही। पार्टी आला कमान फडणवीस को महाराष्ट्र की सियासत से बाहर निकालने की कोशिश में थे। ऐसे में अब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी सोचने पर मजबूर होगा। एक तरफ से उनका ये जो कहना है कि मैं अभिमन्यु हूं, चक्रव्यूह को तोड़ना जानता हूं, उन नेताओं को भी जवाब है जो ये कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस की राजनीति अब उतनी धारदार नहीं रही जितनी धारदार उनकी राजनीति 2014 में और 2019 में थी। एक तरफ से ये मैसेज उन नेताओं को भी है जो दिल्ली में बैठे हुए हैं और जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि अब इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कोई ओबीसी होगा या इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा मराठा होगा, जैसे एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। वहां पर एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि उनके दम पर उन्होंने जो टिकट बंटवारा किया, जो टिकट उन्होंने ग्राउंड जीरो पर बांटे, अब वो सारे विधायक चुनकर आए हैं। करीब 50 से 55 विधायक वो चुनकर आए हैं जो देवेंद्र फडणवीस के काफी क्लोज सर्किट के हैं और इसी वजह से वो अपना दावा जो है वो मजबूत करना चाह रहे हैं और ऐसा बयान उन्होंने दिया है जिसके कई मायने एक साथ निकाले जा सकते। देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में एक और फैक्टर मजबूत दिख रहा है, वो ये कि फडणवीस संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं। वो लगातार संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलते रहते हैं। प्रदेश में वोटिंग खत्म होने के बाद भी देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात नागपुर स्थित संघ मुख्यालय में मोहन भागवत से हुई थी। संघ का करीबी होने के पीछे फडणवीस का कट्टर हिंदुत्व वाली छवि को भी माना जाता है। माता की सियापति रामचंद्र की भवानी। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान वोट जिहाद का जिक्र कर फडणवीस ने अपना कट्टर मुस्लिम विरोधी चेहरा दिखाकर भी खुद को बीजेपी का भविष्य बताने की कोशिश की थी। हे संविधानाची दुहाई देणारे यांना माझा प्रश्न आहे, या ठिकाणी वोट जिहाद करा आणि बीजेपीला मत देणाऱ्याला त्या ठिकाणी हुक्का पाणी बंद करा, त्याच्यावर सामाजिक बहिष्कार टाका। अशा प्रकारे वोट जिहाद करून जर काही लोक या ठिकाणी मत मागणार असतील, माझा तुम्हाला सवाल आहे, तुम्ही हे चालू देणार आहात का? अरे आता हे जर वोट जिहाद करत असतील तर आपल्याला मतांचं धर्मयुद्ध हे करावं लागेल। ही आता वेळ आलेली आहे। आज जागला नाही, तुम्हाला जगू देणार नाही। आज वाचला नाही तर तुम्ही वाचू शकणार नाही। ही निवडणूक या 3 उमेदवाराची नाही आहे, तुमच्या अस्तित्वाची निवडणूक आहे आणि म्हणून तुमचं अस्तित्व वाटवायचं असेल तर 20 तारखेला। फडणवीस किसी हार्डकोर सियासी रणनीति का नतीजा माना जा रहा है कि आज बीजेपी महाराष्ट्र में इस मकाम पर पहुंच गई है। देवेंद्र फडणवीस
को संघ खुद चाहता है वो प्रमोट करे। नितिन गडकरी को भी संघ ने जो है ये मिलकर एक चर्चा करने के बाद कहा था कि वो ज्यादा से ज्यादा रैलियां और रोड शो लें, जिसका फायदा भी नितिन गडकरी के रोड शो का जो है विदर्भ में मिला और इसका फायदा पूरी बीजेपी और पूरी महायुति गठबंधन को हुआ है। तो संघ से नजदीकियां और कट्टर हिंदुत्ववाद का जो चेहरा है वो लेकर देवेंद्र फडणवीस ने पूरे चुनाव में कैंपेन किया, जिसका फायदा जो है 200 के ऊपर सीटें लाकर इस बार महायुति को मिला है। और निश्चित तौर पर संघ चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस को एक बड़े हिंदुत्ववादी नेता के रूप में पिच किया जाए। अब बारी प्रदेश में सीएम बनाने की है, जिसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ही फडणवीस के परिवार की तरफ से भी मांग की जा रही है कि उन्हें राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। एक माँ के लिए इतना बड़ा अपना लड़का इतना पूरे महाराष्ट्र का नेता बन गया, बहुत बड़ा नेता, तो खुशी तो होने ही वाली है ना। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जो मेहनत है देवेंद्र जी की, कार्यकर्ताओं की, पार्टी की, भाजपा की, महायुति की, ये रंग लाई है। एक मैं बताना चाहता हूं कि महायुति का ही सीएम बनेगा और बट ऑब्वियस जिस पार्टी बड़ी है उस पार्टी को ज्यादा चांस रहता है और मुझे लगता है भाजपा का सीएम बनेगा तो हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब ही इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारा तो सपना है, कांग्रेस ने देश को तोड़ा, एक दिन अखंड भारत बनाएंगे। अब अगर ऐसे में फडणवीस महाराष्ट्र के अगले सीएम बनते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि संघ और बीजेपी अपनी अगली पीढ़ी को भविष्य के लिए तैयार करना शुरू कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।